सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ओशन गवर्नेंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। इमेजिन करो, दुनिया के सारे ओशंस बिना किसी रूल के हैं। टोटल केओस होगा, राइट? इसीलिए 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी यून क्लॉज 3 अडॉप्ट किया गया, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओशंस कहते हैं। ये कन्वेंशन डिसाइड करता है कि समंदर में किस कंट्री का पावर कहां तक है। लेकिन पावर डिफाइन करने से पहले हमें मेजरमेंट स्टार्ट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम बेसलाइन कहते हैं। अब ध्यान दो, हर कंट्री की कोस्टलाइन सीली नहीं होती। अगर कोस्टलाइन स्मूथ और प्लेन है तो हम नॉर्मल बेसलाइन यूज करते हैं, जो बेसिकली लो वाटर लाइन होती है। जब टाइड नीचे जाती है वहां से मेजर करते हैं। सिंपल है। लेकिन अगर कोस्टलाइन बहुत ज्यादा कटी फटी है, जैसे नॉर्वे या चिली में, या वहां बहुत सारे आइलैंड्स हैं, फ्रिंजिंग आइलैंड्स, तो नॉर्मल बेसलाइन काम नहीं करेगी। वहां हम स्ट्रेट बेसलाइन ड्रॉ करते हैं, जो अप्रोप्रिएट पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक सीधी लाइन बनाती है। बेस लाइन के अंदर जो पानी रह गया लैंड की तरफ, उसे हम इंटरनल वाटर्स कहते हैं। बेस, पोर्ट्स, एस्चुरीज। इस जोन में कंट्री की पावर एब्सोल्यूट होती है, बिल्कुल वैसी ही सॉवरेनिटी जैसी लैंड पर होती है। यहाँ कोई भी बाहर का शिप बिना परमिशन एंटर नहीं कर सकता। यहाँ राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज अप्लाई नहीं होता। हिस्टोरिकली ये कॉन्सेप्ट दो कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी से निकल कर आया है। पहले 17वीं सेंचुरी में यूगो ग्रोटियस ने मारे लिबरम का आइडिया दिया था, मतलब फ्रीडम ऑफ द सीज, कि समंदर सबका है। दूसरी तरफ जॉन सेल्डन ने मारे क्लॉसम आर्ग्यू किया, मतलब क्लोज्ड सी, कि समंदर पर किसी का कंट्रोल होना चाहिए। यून क्लॉज 3 इन दोनों का सिंथेसिस है। ये लैंड टेरिटरी से शुरू होकर मैरीटाइम जोन्स क्रिएट करता है। पहले इंटरनल वाटर्स, फिर बेस लाइन, और वहां से आगे जोन्स मेजर होते हैं। तो फंडामेंटली बेस लाइन वो जीरो मार्क है जहां से आपकी मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन स्टार्ट होती है। अगर बेस लाइन गलत ड्रॉ हुई तो आगे के सारे जोन्स, टेरिटोरियल सी, ईईजेड, गलत हो जाएंगे। इसीलिए ये टेक्निकली और लीगली सबसे क्रूशियल लाइन है। समझ आया? ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि स्टेट सॉवरेनिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जब हमने बेसलाइन फिक्स कर ली तो चलो समुंदर की तरफ बढ़ते हैं। बेसलाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है उसे टेरिटोरियल सी कहते हैं। यहाँ एक बात क्लियर कर लो, 1 नॉटिकल माइल लैंड वाले माइल से थोड़ा लंबा होता है, अप्रॉक्स 1.852 किलोमीटर्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है। टेरिटोरियल सी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कोस्टल स्टेट की फुल सॉवरेंटी होती है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ पानी पर कंट्रोल नहीं है, ये एक 3D स्पेस है। कोस्टल स्टेट का कंट्रोल पानी यानी वाटर कॉलम, उसके ऊपर की हवा एयर स्पेस, और नीचे की ज़मीन सी बेड और सबसॉइल तीनों पर होता है। सोचो ज़रा, अगर कोई एयरप्लेन बिना परमिशन के इस 12 नॉटिकल माइल्स के ऊपर उड़ता है तो वो देश की सॉवरेंटी वायलेशन है। वहां इंटरनेशनल एयर स्पेस शुरू नहीं होता, वो अभी भी उस देश का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जो ट्रेड के लिए ज़रूरी है, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। देखो, अगर हर शिप को परमिशन लेनी पड़ी तो ग्लोबल ट्रेड रुक जाएगा। इसलिए फॉरेन शिप्स, मर्चेंट या नेवल, टेरिटोरियल सी से गुजर सकते हैं, पर शर्त यह है कि पैसेज इनोसेंट होना चाहिए। इनोसेंट का मतलब पैसेज कंटिन्यूअस और एक्सपीडिशियस होना चाहिए, मतलब शिप रुकेगा नहीं, बस जल्दी से निकल जाएगा। अगर कोई शिप फिशिंग करने लगे, वेपन्स प्रैक्टिस करे, स्पाइंग करे या पोल्यूशन फैलाए, तो वो पैसेज नॉन इनोसेंट या प्रेजुडिशियल बन जाता है। उस केस में कोस्टल स्टेट एक्शन ले सकता है। इवन सबमरीन्स को भी परमिशन है, लेकिन उन्हें पानी के ऊपर यानी सरफेस आना पड़ेगा और अपना फ्लैग दिखाना पड़ेगा। अगर सबमरीन नीचे छिपी हुई जा रही है तो वो इलीगल है। ये बैलेंस क्रिएट करता है सिक्योरिटी और ट्रेड के बीच में। कोस्टल स्टेट सॉवरेन है, लेकिन वो लेजिटिमेट ट्रेड को नहीं रोक सकता जब तक वो शांति और सुरक्षा, पीस, गुड ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए खतरा ना बने। तो टेरिटोरियल सी बेसिकली लैंड का एक्सटेंशन है, बस वहां शिप्स को निकलने की इजाजत है। ये मैरिटाइम जोन्स का सबसे पावरफुल जोन है। क्लियर है? टेरिटोरियल सी के 12 नॉटिकल माइल्स के बाद अगले 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी बेस लाइन से टोटल 24 नॉटिकल माइल्स तक एक स्पेशल जोन आता है, जिसे हम कंटिग्यूअस जोन कहते हैं। अब यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाता है। टेरिटोरियल सी में फुल सॉवरेंटी थी,
लेकिन कंटिग्यूअस जोन में सॉवरेंटी नहीं होती, यहाँ सिर्फ इन्फोर्समेंट ज्यूरिसडिक्शन होती है। इस डिफरेंस को समझो। ये जोन बेसिकली एक बफर जोन की तरह एक्ट करता है। मान लो कोई क्रिमिनल टेरिटोरियल सी में क्राइम करके भाग रहा है, तो कोस्टल स्टेट को थोड़ा और स्पेस चाहिए उसे पकड़ने के लिए। कंटिग्यूअस जोन वही स्पेस प्रोवाइड करता है। यहाँ कोस्टल स्टेट 4 स्पेसिफिक मामलों में लॉज इन्फोर्स कर सकता है, जिसे याद रखने के लिए हम FISC एक्रोनिम यूज करते हैं। F फॉर फिस्कल यानी टैक्सेशन रिलेटेड, I फॉर इमिग्रेशन यानी इलीगल एंट्री रोकना, S फॉर सैनिटरी यानी हेल्थ या क्वारंटीन लॉज ताकि कोई बीमारी ना आए, और C फॉर कस्टम्स यानी स्मगलिंग रोकना। सिर्फ इन 4 चीजों के लिए ही आप शिप को रोक सकते हो। अगर कोई शिप वहां से गुजर रहा है और वो इन 4 लॉज को वायलेट नहीं कर रहा, तो आप उसे नहीं छेड़ सकते। यहाँ सॉवरेंटी डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पावर मिलती है, राइट ऑफ हॉट परस्यूट। सोचो, अगर कोई शिप टेरिटोरियल सी में लॉ तोड़ता है और भागने लगता है, क्या पुलिस 12 नॉटिकल माइल्स खत्म होते ही रुक जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस उस शिप का पीछा कर सकती है, कंटिग्यूअस जोन में भी और उसके आगे भी, हाई सीज तक, जब तक परस्यूट कंटिन्यूअस है। प्रोसेस ये है: स्टेप 1, शिप ने लॉ तोड़ा। स्टेप 2, पेट्रोल वेसल ने सिग्नल दिया रुकने का। स्टेप 3, शिप भागा कंटिग्यूअस जोन की तरफ। पुलिस उसे चेस करती रहेगी और अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर चेस बीच में टूट गया, तो फिर आप उसे इंटरनेशनल वाटर्स में अरेस्ट नहीं कर सकते। कंटिग्यूअस जोन का मेन मकसद प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव कंट्रोल है, ताकि स्मगलर्स और क्रिमिनल्स बॉर्डर्स के पास आकर सेफ फील न करें। ये स्टेट की सिक्योरिटी को एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करता है, बिना ट्रेड को अननेसेसरी डिस्टर्ब किए। समझ गए? ये फुल कंट्रोल नहीं है, बस स्पेसिफिक पुलिसिंग पावर है। अब हम एंटर करते हैं ओशन के सबसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जोन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। ये बेसलाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो ध्यान से सुनो। EEZ में कोस्टल स्टेट के पास सॉवरेंटी नहीं होती, बल्कि सॉवरेन राइट्स होते हैं। इन दोनों में फर्क है। सॉवरेंटी का मतलब है कंप्लीट कंट्रोल, जैसे लैंड पर, लेकिन सॉवरेन राइट्स का मतलब है कि आप सिर्फ वहां के रिसोर्सेज के ओनर हैं, पानी के नहीं। कोस्टल स्टेट को राइट्स मिलते हैं सारे लिविंग रिसोर्सेज जैसे फिशरीज मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और नॉन लिविंग रिसोर्सेज जैसे ऑयल, गैस, सीबेड मिनरल्स पर। साथ ही एनर्जी प्रोडक्शन जैसे विंड, करंट्स और आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने का भी एक्सक्लूसिव राइट उसी देश का है। इंडिया का EEZ अप्रॉक्स 2.02 से 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और ब्लू इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल है। लेकिन क्योंकि पानी पर सॉवरेंटी नहीं है, इसलिए बाकी दुनिया यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास भी यहाँ राइट्स होते हैं। क्या राइट्स? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट। कोई भी विदेशी शिप या प्लेन इंडिया के EEZ से गुजर सकता है बिना परमिशन लिए, जब तक वो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन यानी फिशिंग या माइनिंग नहीं कर रहा। वो वहां सबमरीन केबल्स और पाइपलाइंस भी बिछा सकते हैं। यही वजह है कि EEZ में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एक तरफ कोस्टल स्टेट चाहता है कि वो अपने रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करे, और दूसरी तरफ ग्लोबल पावर्स जैसे USA या चाइना चाहते हैं कि उनके शिप्स और नेवीज फ्रीली मूव करें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ हाई डेंसिटी में होता है। विजुलाइज करो, एक तरफ ऑयल रिग्स और फिशिंग बोट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स, और उनके बीच से इंटरनेशनल कार्गो शिप्स और नेवल वेसल्स गुजर रहे हैं, मोबिलिटी राइट्स। कोट याद रखो, इकोनॉमिक राइट्स बिलोंग टू कोस्ट, मोबिलिटी राइट्स बिलोंग टू द वर्ल्ड। तो EEZ एक बैलेंस है, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन का राइट देश का, लेकिन मूवमेंट का राइट दुनिया का। ये जोन 12 NM से शुरू होकर 200 NM पर खत्म होता है, कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल मेजर ऑफशोर ऑयल एंड फिशिंग ग्राउंड्स। क्लियर हुआ लॉजिक? अब हम थोड़ा गहराई में चलते हैं, लिटरली। हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, जहां EEZ पानी यानी वाटर कॉलम और रिसोर्सेज पर फोकस करता था। कॉन्टिनेंटल शेल्फ सिर्फ और सिर्फ सी बेड और सबसॉइल यानी समुंदर की तलहटी के बारे में है। जियोलॉजिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो जमीन है जो पानी के नीचे लैंड का ही एक्सटेंशन या नेचुरल प्रोलॉन्गेशन है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं: शेल्फ यानी फ्लैट पार्ट, स्लोप यानी स्टीप पार्ट, और राइज जहां सेडिमेंट जमा होता है। लॉ के हिसाब से हर कोस्टल स्टेट का कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम से कम 200 NM तक तो होता ही है, चाहे जियोलॉजिकल शेल्फ वहां खत्म हो जाए।
लेकिन अगर जियोलॉजी में शेल्फ 200 एनएम से आगे जा रहा है तो कंट्री क्लेम कर सकती है एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ या ईसीएस, जो 350 एनएम तक जा सकता है। लेकिन ये एक्सटेंशन ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक क्राइटेरिया होते हैं। गार्डनर लाइन या हेडबर्ग लाइन फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं जो सेडिमेंट थिकनेस पर बेस्ड होते हैं। लॉजिक ये है कि अगर वहाँ सेडिमेंट की मोटी लेयर है जो लैंड से आई है, तो वो एरिया लैंड का एक्सटेंशन माना जाएगा। इस क्लेम को वैलिडेट करने के लिए एक बॉडी है CLSS, यानी कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब सवाल ये है, हम शेल्फ के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि वहाँ मिनरल्स और ऑयल गैस मिलते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग लीगल डिस्टिंक्शन है, सेडेंटरी स्पीशीज वर्सेस फ्री स्विमिंग स्पीशीज। जो जीव सी बेड से चिपके रहते हैं, जैसे क्लैम्स, ऑयस्टर्स, कोरल्स, स्पंजेस, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हिस्सा माने जाते हैं और उन पर कोस्टल स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट है। लेकिन जो स्विमिंग फिश हैं, जैसे ट्यूना या शार्क्स, वो वाटर कॉलम का पार्ट हैं, EEZ रिजीम। तो अगर शेल्फ 200 एनएम के बाहर एक्सटेंड होता है, तो नीचे के ऑयल और क्रैब्स पर कोस्टल स्टेट का हक है। लेकिन ऊपर के पानी में स्विमिंग फिश पर कोई हक नहीं है, वो हाई सीज बन जाता है। ये डिफरेंशिएशन बहुत सटल लेकिन क्रूशल है रिसोर्स माइनिंग के लिए। जियोलॉजी मीट्स लॉ यहाँ परफेक्टली अप्लाई होता है। समझे? जमीन नीचे जा रही है तो राइट्स भी नीचे फॉलो कर रहे हैं। जब 200 एनएम की लिमिट खत्म होती है, तब शुरू होते हैं हाई सीज। ये वो एरिया है जो किसी भी देश की जूरिसडिक्शन में नहीं आता। इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है रेज नलियस, यानी प्रॉपर्टी ऑफ नो वन, या रेस कम्युनिस, यानी बिलोंगिंग टू एवरीवन। यहाँ सभी देशों को, चाहे वो कोस्टल हो या लैंडलॉक्ड, कंप्लीट फ्रीडम होती है नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, फिशिंग और साइंटिफिक रिसर्च की। हाई सीज अप्रॉक्स 64% ओशन सरफेस कवर करते हैं। ये ट्रू ग्लोबल कॉमन्स है। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, जब सबका हक है तो जिम्मेदारी किसकी है? कोई नहीं लेता। इससे ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स क्रिएट होती है। ओवरफिशिंग यानी IIU फिशिंग, पायरेसी और जेनेटिक रिसोर्सेज की लूट। कोई सेंट्रल पुलिस ना होने के कारण यहाँ अनार्की जैसी सिचुएशन हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसेंटली BBNJ ट्रीटी यानी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिसडिक्शन साइन हुई है, जिसे हाई सीज ट्रीटी भी कहते हैं। इसका एम है मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। अब ध्यान देना, हाई सीज सिर्फ वाटर कॉलम यानी पानी है। उसके ठीक नीचे जो सी बेड है, उसे हम दी एरिया कहते हैं। लीगल रजीम बिल्कुल अलग है। हाई सीज में फ्रीडम है, फिश पकड़ो घूमो, लेकिन दी एरिया यानी सी बेड का स्टेटस है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, CHM। मतलब सी बेड के रिसोर्सेज पर किसी एक देश का हक नहीं है, वो पूरी इंसानियत के हैं। BBNJ ट्रीटी टूल्स प्रोवाइड करती है, जैसे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स कंडक्ट करना। अगर कोई हाई सीज में जेनेटिक रिसोर्सेज यानी MGRS निकालता है, तो उसका बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा। विजुअल्स में देखो, एक लीगल डिवाइड है। ऊपर हाई सीज, फ्रीडम टू फिश, नेविगेट, और नीचे दी एरिया, नो सॉवरेंटी, रेगुलेटेड माइनिंग। ये सेपरेशन बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ रिसोर्सेज और कंजर्वेशन के बीच होंगे। हम अनार्की से रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि फ्यूचर के लिए ओशंस बचे रहें। मेक सेंस? पिछली स्लाइड में हमने द एरिया यानी इंटरनेशनल सी बेड के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं कि वहां एक्टिविटीज को रेगुलेट कौन करता है। उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी यानी ISA, जिसका हेडक्वार्टर्स किंगस्टन, जमैका में है। ISA का मैंडेट है द एरिया में मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। वहां ऐसा क्या खजाना है? वहां मिलते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये छोटे छोटे आलू यानी पटेटो जैसे पत्थर होते हैं, जो समुद्र की गहराई यानी एबिसल प्लेन्स में बिखरे पड़े हैं। इनमें मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट और कॉपर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। ये मिनरल्स आज की ग्रीन इकोनॉमी के लिए गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EVs की बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए चाहिए। सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन है पैसिफिक ओशन में क्लेरियन क्लिपर्टन जोन यानी CCZ, और इंडियन ओशन में सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन यानी CIOB। क्योंकि ये रिसोर्सेज कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड हैं, इसलिए कोई भी कंट्री सीधा जाकर माइनिंग नहीं कर सकती। उन्हें ISA से लाइसेंस लेना पड़ता है, और जो प्रॉफिट या रॉयल्टीज माइनिंग से आएंगी वो ISA के थ्रू डेवलपिंग नेशंस के साथ शेयर करनी पड़ेंगी। इसे बेनिफिट शेयरिंग कहते हैं।
इंडिया इस फील्ड में एक मेजर प्लेयर है। 1987 में इंडिया को पायोनियर इन्वेस्टर का स्टेटस मिला था। हमने सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सिक्योर किया है एक्सप्लोरेशन के लिए। आईएसए एक माइनिंग कोड डेवलप कर रहा है जो रूल्स सेट करेगा एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ताकि माइनिंग सस्टेनेबल हो और एनवायरनमेंट डैमेज ना हो। इमेजिन करो, 4-5 किलोमीटर नीचे पानी में मशीन्स क्रॉलर्स नॉड्यूल्स कलेक्ट कर रही हैं और ऊपर शिप पर पाइप से भेजा जा रहा है। ये इंजीनियरिंग और जियोपॉलिटिक्स का एक्सट्रीम फ्रंटियर है। स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत हाई है, लेकिन एनवायरनमेंटल रिस्क्स भी हैं। इंडिया की पोजीशन यहाँ स्ट्रांग है क्योंकि हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं अपने अलोकेटेड ब्लॉक में एक्सप्लोर करने के लिए। क्लियर है मैकेनिज्म? फाइनली हम ज्योग्राफी के उस एस्पेक्ट पर आते हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी की नस यानी वेन है, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स। डेफिनेशन सिंपल है, ये वो नैरो मैरिटाइम चैनल्स हैं जहां ट्रैफिक डेंसिटी बहुत हाई होती है और ये ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल होते हैं। इन्हें चोक पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इन्हें ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरी दुनिया का दम घुट सकता है इकोनॉमिकली। ये बॉटलनेक्स हैं, अगर ये बंद हुए तो सप्लाई चेन्स टूट जाएंगी और प्राइसेस आसमान छू लेंगे। वल्नरेबिलिटीज देखो, पायरेसी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वॉर या कोई एक्सीडेंट जैसे एवर गिवन शिप का सुएज कैनाल में फंसना। 4 मेन चोक पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं मैप पर। 1. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसे एनर्जी चोक पॉइंट कहते हैं क्योंकि दुनिया का अप्रॉक्स 20 to 30% ऑयल यहीं से निकलता है, पर्शियन गल्फ से। अगर ईरान इसे ब्लॉक कर दे तो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ जाएगा। 2. स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये ट्रेड सुपर हाईवे है, इंडियन ओशन को पैसिफिक से जोड़ता है। ईस्ट एशिया यानी चाइना जापान का मैक्सिमम ट्रेड और ऑयल यहीं से गुजरता है। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत नैरो और शैलो यानी कम गहरा है, इसलिए पायरेसी और एक्सीडेंट्स का डर रहता है। 3. बाब एल मंदेब, ये द गेटवे है रेड सी का, हूथी रेबल्स के अटैक्स की वजह से ये न्यूज में रहता है। 4. सुएज कैनाल, ये द शॉर्टकट है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। अगर ये बंद हो तो शिप्स को पूरा अफ्रीका घूमकर यानी केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा। डिटूर कॉस्ट का विजुअल देखो, लंदन से मुंबई आने के लिए सुएज कैनाल से 7,200 माइल्स लगते हैं यानी अप्रॉक्स 14 डेज। अगर सुएज बंद हो जाए और शिप को अफ्रीका के नीचे से आना पड़े तो डिस्टेंस 12,300 माइल्स हो जाता है और टाइम 24 डेज लगते हैं। इससे फ्यूल कॉस्ट बढ़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है और गुड्स की डिलीवरी डिले होती है। रिजल्ट इन्फ्लेशन। इसीलिए ये चोक पॉइंट सिर्फ पानी के रास्ते नहीं है, ये ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के सेंटर्स हैं। हर बड़ी नेवी यानी यूएस, चाइना, इंडिया इन एरियाज में अपनी प्रेजेंस बनाए रखती है ताकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर की जा सके। समझ आया जियोपॉलिटिक्स ऑफ फ्लो? एक छोटी सी ब्लॉकेज दुनिया हिला सकती है।